बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुंचती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो पूरा पाकिस्तान देखता है। और कल अली मीन गंडापुर ने जो के पी की असम्बली है उसका हंगामी अजलास बुलाया। उसके अंदर बड़ी धुआंधार तकरीर की और एक बार फिर से इस्लामाबाद आने की कॉल दे दी है और कहा गया है कि एक बार फिर से हम तैयारी करेंगे और जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक ये जो तहरीक है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही गवर्नर राज की जो बातें चल रही थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो उसका भी जवाब दिया है और चैलेंज किया है वफाकी हुकूमत को कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। इसके साथ ही ये भी कहा गया अली मीन गंडापुर की जानिब से कि जो एक जानब से गोलियाँ चलाई गई, हमारे लोगों को मारा गया, तो हमें इस नहज तक ना लाया जाए कि जो हम भी वहाँ जब पहुँचें तो एक तरफ से जो आने वाली गोलियां हैं उसका जो जवाब है वो गोलियों से देना शुरू कर दे। जो केपी के असम्बली और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बड़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है। बैरिस्टर गौहर ने भी ये कह दिया है कि जो तहरीक है वो जारी रहेगी। जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी वो तो अब ख़त्म हो गई है, तहरीक जारी रहेगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद जो अगला लाए अमल है उसका हम ऐलान करेंगे। इससे पहले अली मीन गंडापुर ने कल क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब की जानिब आते हैं और फिर इनसे मीर साहब से तज्जिया लेते हैं। जी मेरे साथ आपने सारी बातें सुनी हैं। पहले अगर देखा जाए तो KPK के अंदर इमरान खान की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, वोटर मौजूद है, बार बार इमरान खान वहाँ से जीतते हैं। तो अगर गवर्नर राज लगाया जाएगा, इस तरह का काम किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि पूरा सूबा वफाक के ख़िलाफ़ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला ये बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो कैसी है कि जो चैलेंज की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता आइन के ख़िलाफ़ है कि नहीं ख़िलाफ़ है, इस बात पर भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है कि बतौर वज़ीर आला आप चैलेंज कर रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, हम अपने घर बेच के आ जाएंगे। और आपने पहले भी कहा था कि हम कह के जाएंगे, कफन बांध के जाएंगे और कह के जाएंगे अगर ना आए तो हमारा जनाजा पढ़ लेना। ठीक है, हम तो इंतज़ार में थे कि आपका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन आप तो वहाँ से भाग के वापस आ गए। ठीक है। ये अली अमीन गंडापुर चाहते क्या हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब ये है कि ये एजेंसियों के आदमी हैं। सही है। एजेंसियों के आदमी का मतलब ये है कि ये इमरान खान को फंसाना चाहते हैं। सही है। दूसरा ये है कि इमरान खान इनका इन बातों को समझते हैं और वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं एजेंसियों को अपने काबू में करने के लिए। ये ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। अच्छा, वो अपनी हालत खुद ख़राब करते हैं। वहाँ कल खबर आती रही, 26 तारीख को ये खबर आती रही कि इनको मुश्ता बीबी गोया पुश करके आगे ले जा रही कि तुम जाओ। सही है। और ये भागते थे पीछे की तरफ, कारकुनों ने मारा भी, गाड़ी पे पथराव भी किया, ये फिर करते रहे। और फिर ये कहा गया कि ये बुशरा बीबी को वहाँ से लेकर भाग गए। यानी कि उसको ये एहसास हुआ कि वो गोया उसको दूसरी गाड़ी में उठाकर डी चौक पर ले जाया जा रहा है, बल्कि हुआ ये कि उससे उलट ये खैबर पख्तूनख्वा में ले आए। सही है। अब उसके वर्शन आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो इन्होंने इसलिए किया कि उसकी जान बचाना मकसूद था और वो बहुत ज़रूरी था। ने बात बोली। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी था और ये काम ये इसलिए कर सकते थे कि सरकारी सिक्योरिटी जो थी वो मुयस्सर थी। ठीक है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आदमी असल बकाऊ आदमी यही है, यही बिका हुआ है। ये माजी में भी बढ़ के मारता रहा है, अब भी बढ़ के मार रहा है। ठीक है। बढ़ के मार के अपनी पार्टी को तबाह कर रहा है। यानी कि ये कैसा, यानी कि आप कहता कि असला हमारे पास भी, हमारे पास का मतलब क्या है? सूबे के पास या आम शहरियों के पास? आप किसकी ताकत में बोल रहे हैं? क्या सूबा अटैक करेगा वफाक पे या आपकी पार्टी करेगी? आपकी पार्टी करेगी तो फिर आपकी पार्टी स्टेट के खिलाफ करेगी। सही है। अगर सूबा करेगा तो ये एक ऐसा जुर्म होगा जिसका तारीख में कभी जिक्र ही नहीं आया होगा। ठीक है। कि एक सूबे ने वफाक के खिलाफ इस तरह बगावत कर दी हो कि अपनी पुलिस को, इल्ज़ाम यही तो है कि पुलिस का असला इस्तेमाल हो रहा है, उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, उनके लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको बढ़ता जा रहा है। जो यकीनन मसलन मैं क्या, कोई भी इस बात का कायल नहीं होगा, पसंद नहीं करता होगा कि अगर डी चौक पर गोलियां चली हैं, अगर चली हैं तो ये कोई अच्छा इक़दाम है। बल्कि रात के तारीकी में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं है। ठीक है। जो कुछ इन्होंने किया वहां पहुंचकर वो भी अच्छा नहीं है। और अगर इनके खिलाफ कुछ हुआ है तो हम डेमोक्रेट लोग कहते हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए कुछ था। ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि वो गए थे डी चौक, जाके बैठ जाते, 2-4 दिन 5 दिन बैठ जाते। बैठ जाते क्यों? इन्हें जाना नहीं चाहिए था जी।
पहली तो बात यही है। लेकिन जो उनको अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो क्या वो वजह, भी बेलारूस की वजह से या कोई इस्लामाबाद में वैसे नहीं जाना चाहिए साहब। सूबे के बंदा एक लेके डंडे लाठियां बरेलें बंदूकें लेके पहुंच जाए, अपनी पुलिस को लेके पहुंच जाए, अपने असला लेके आ जाए, जो रास्ते की रुकावटें भी हटाता जाए और सारे सूबे के वसाइल इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता। सही है। ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में नहीं हुआ करता। लेकिन फर्ज किया वो छोड़ दीजिए, आप उसे जो इनके खिलाफ ना रोकिएगा, यानी कि वो तो गलत हो, लेकिन इन्हें भी यानी कि इनकी तरफ से जो हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। ये नहीं कि उन्हें करना नहीं चाहिए था, ये कि होना नहीं चाहिए था। सही है। अब इस सूरत हाल में जबकि ये सूरत हाल पैदा हुई है, वो ये कहा जाता है कि डी चौक का वाकया नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप हर चौथे दिन चढ़ें और कहें हम डी चौक जा रहे हैं। हम डी चौक क्या हो गया, मजाक हो गया। डी चौक में क्या रखा हुआ है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं? वहां क्या इमरान खान को बैठा हुआ छुड़ा के लाएंगे? आप क्या करेंगे आप? और किस कानून के तहत आप, कौन सी आज़ादी है जिसको लेकर आप वहां पहुंचते हैं? तो मुसीबत ये है कि ये हुकूमत के लिए खुद प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि ये तो चाहते थे कि हुकूमत की बात मान ली जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरी जगह से हम धरना दे दें। लेकिन ये है कि बात बुशरा बीबी नहीं मानी। कुछ लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे चूंकि आखिरी हुक्म यही था कि डी चौक पहुंच रहे हैं, मोदी बात करा रहे हैं इमरान खान से और अब वो मुझे कह देंगे मैं रुक जाऊंगी, और उनकी बात नहीं कराई गई। ठीक है। ये बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि नहीं कराई गई का मतलब है कुछ लोग मुलव्वस थे जो चाहते थे बात ना हो और वाकया हो। तो इन सारी बातों का मुल्क को क्या फायदा पहुंचेगा? एक आदमी की आजादी या एक आदमी का, एक पार्टी का आगे आना, इसका कोई मुल्क को फायदा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर को नहीं जाना चाहिए, लीड नहीं करना चाहिए, ये तो एक बहस मौजूद है। बहुत से लोग इसको गलत भी कहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके डी चौक में बैठती है तो पाकिस्तान का हिस्सा है डी चौक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके बैठे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की है, इसलिए कि वहां आपकी हुकूमत है तो सिर्फ वहां से बंदे लाते हैं। और जहां आप जाना चाहते हैं, पंजाब के इलाके में इस्लामाबाद है, पंजाब का इलाके हितकर में गिना जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल साथ है। पंजाब के आपको एक दो बंदे नहीं आते। कैसी जमात है जहां आप समझते हैं कि आपको सबसे ज्यादा वोट मिले, वहां से बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। ठीक है। आपने धमकी दी हुई थी कि हर एमएनए जो है वो 10,000 बंदे लाएगा और हर एमपीए 5,000 बंदे लाएगा। कहाँ है बंदे बोल के? सही है। उसके लिए 200 गाड़ी चाहिए थी, उसके लिए 400 गाड़ी चाहिए। वो गाड़ियां कहाँ हैं? नजर तो आनी चाहिए, बुकिंग, उनकी बुकिंग तो होनी चाहिए। ये तो हम बाद में करते हैं कि जी कुलसूम इसने मरियम नवाज ने निकलने नहीं दिया। लेकिन बात यह कि आपने तो पंजाब ने तैयारी नहीं की, आप बुकिंग नहीं कराई। देखिए अब वो जमाना नहीं है कि आप लोगों को कहें चलो, अब लोग पकड़े हुए हैं, वो उनके बयान आ रहे हैं जी हमें पैसे दिए गए थे, हमें क्या कहा गया था इस्लामाबाद में हम हंगामा करेंगे या करेंगे। फिर आप कहते हैं अफगान पकड़ लिए हमने, पकड़े अफगान शहरी पकड़े हैं, वो कहते हैं चलो जी वो मुजाहरा करने। भाई सवाल ये है कि अगर अफगान शहरी या किसी और मुल्क का शहरी पकड़ा जाए, अगर वो गैर मुसल्लह भी हो, उसका क्या काम है कि पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात के साथ आकर जलसे में आने का? बिल्कुल ठीक है। तो सारी शिकायतें हैं जिसके बारे में आप जो अब रवैया इख्तियार कर रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं, लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लोग खिलाफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसे हम आप बानी से पूछेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है। उसको मुश्किल में डाल दिया बेचारे को। ठीक है, यानी उसको मुश्किल में डाला है। उसने तो आपको ये कहा था डी चौक में पहुंच रहे हैं, तो ये तो नहीं कहा था कि अगर साथ कहते जी हमें नहीं कहना कि आप पीसफुल रहें। सही है। गोया कि हम डी चौक से भागे हैं तो इसलिए भागे हैं कि इमरान ने हमें कहा था कि तुम पीसफुल रहो। तो ये सारी बातें जो है फेस सेविंग भी हैं और एक ऐसी लड़ाई है जिसका इस मुल्क को फायदा नहीं पहुंच रहा, जमहूरियत को फायदा नहीं पहुंच रहा, आपकी पार्टी को फायदा नहीं पहुंच रहा, आपके लीडर को फायदा नहीं पहुंचता। किसको फायदा पहुंचता मुझे बताएं। मेरे साहब इस पर मजीद बात कर लेते हैं। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जो अली अमीन गंडापुर ने बातें की असम्बली के अंदर, क्या किस तरफ जा रही है हमारी सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बात कीजिएगा मीर साहब। आमिर खाकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। 26 नवंबर के वाक़े की बहुत सारी डिटेल है, तफसील है, दुरुस्त क्या है गलत क्या है अपनी जगह है। लेकिन एक बात है जिसके बारे में ख़ास तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये बाद में जैसे अली में तकरीर करते हुए कुछ बातें कह रहे हैं कि लगाओ गवर्नर राव जगह लगाना चाहते हो। ये क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं फिर इस्लामाबाद में आएंगे, वो कहते हैं हम आप गोली मुसल्ला होके आएंगे। ये सारी बातें वो एक ख़ास टोन में कहते हैं।
पहले भी कहते थे कफन बांध के आएंगे, आप कहते हैं कि जो हम आएंगे और अगर तो किसी ने गोली चलाई तो कोई गोलंदाज राज तुम्हें लगा के तो दिखाओ, हम किसी को खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। ये सारा आप कैसे सिनेरियो देखते हैं इनके एटीट्यूड के बारे में? मुझे तो मीर साहब बड़ी हैरत हो रही है, और मुझे तो लग रहा है कि जनाब गंडापुर साहब को लगता है कि ये जिम्मेदारी दी गई है या उन्होंने खुद अपने सर ले लिया है कि तहरीक इंसाफ का पूरी तरह कबाड़ा किया जाए और उसमें पाबंदी लगाई हुई है। और वो जितनी वो जल्दी में है उसमें मुझे और हैरत हो रही है। मतलब अब उनकी असेंबली में ये तकरीर, ठीक है, असेंबली में तकरीर पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है कि ये कहना कि हमारे पास भी गोली असला है, गोलियां हैं, बारूद है, हम जवाब गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं, और ये बात ठीक है। वो असल में ये कहना ये चाह रहे होंगे कि भाई हम हमारे साथ बात कर ले और हमें कोई ज्यादा सख्त और शिद्दत पर हमें जाने मजबूर करे। लेकिन ये लहजा जो है, ये टोन जो है, ये निहायत ही काबिल मजम्मत है, निहायत ही खौफनाक है और निहायत ही गलत है। और देखिए, माजी में जब बलोचिस्तान की या केपी की जो पख्तून बलोच कॉन्फ्रेंस लीडर या सिंधी कॉन्फ्रेंस लीडर ऐसी बात करते थे तो पंजाब के लोग भी, केपी के लोग भी और मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान में बबी वतन नासिर सब उसकी मजम्मत करते हुए कहते थे गलत है। आज अगर पीटीआई का वज़ीर आला अगर केपी का बात करे तो हम उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जो गलत बात कल गलत थी आज भी गलत है। इनका लहजा गलत है, इनका अंदाज गलत है, ऊपर से इनका रवैया निहायत ही अफसोसनाक रहा है। बार बार ये साबित हो रहा है कि ये भगोड़े साबित हो रहे हैं, और जो कहानियां सुनाती हैं हर बार वो निहायत ही बिल्कुल एक कोई वजन होता ही नहीं है। मतलब पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं 12 दिनों से होके मैं पहुंचा हूँ, वो सारा ऐसी बचकाना सी कहानी थी। अब जिस तरह ये बाकायदा तौर पे भागे हैं, इनको भगोड़ा ही कहना चाहिए। आप पहले तो इतना अग्रेसिव हो क्यों, इतनी जारहाना बातें क्यों कर रहे हैं, बयान क्यों दे रहे हैं? आपको चाहिए, आपको वज़ीर आला बनाया गया है सूबे का, आप एक प्रकार पॉलिटिशियन है, गुनाह तो बने नहीं है। पहले भी एमपी 2 बार बन चुके हैं, मैंने रहे हैं, बाकी वजीर रह चुके हैं गंडापुर साहब, और समझते हैं चीजों को। इनके बारे में ये भी लोग कहते हैं कि इनके राब्ते भी रहे हैं और अहम लड़कियों के साथ, और चीजों को समझते हैं। तो भाई आप पहले ही कोई अकलमंदी से काम लेते, बेवकूफों की तरह डी चौक की तरह इतना एडवांसमेंट करने की क्या जरूरत थी? आपको संजानी जाना चाहिए था, वो अपने ऑप्शन नजदीक इख्तियार की, फिर आपने अग्रेसिव तकरीरें की वहां पे, और जब वक्त आया तो आप खुद भाग निकले वहां से। चले आप भाग निकले, जो भी हुआ आपने हालात आपने किया, अपनी जान बचाई अपनी, या जो भी किया आपको सूट किया। लेकिन अब असेंबली में ऐसी तकरीर करने क्या जवाब है भाई? इस वक्त देखें, मैं ये कहना चाहूंगा, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की जो करारदाद बलूचिस्तान असेंबली ने मंजूर की वो भी गलत है, और पंजाब असेंबली से अगर किसी और असेंबली से वो भी गलत है। सियासी जमातों में पाबंदी लगाना हल नहीं है, और इतनी बड़ी सियासी जमात पर मुल्क की वाहिद अपोजिशन जो सियासी जमात है ये हाल नहीं है। मुल्ला फजल रहमान का मौके इस बारे में ठीक है, उन्होंने पीटीआई को भी तनकीद की और हुकूमत भी की, और उनको कहा कि मिल बैठ के बात करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन गंडापुर जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग, लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए वो पोरस की हाथी वाला काम कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं, उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को होशियार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। जो बंदे ऐसे जज्बाती और बिला सोचे समझे इस तरह की बातें करता है, वो हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। उनकी जो बयान है वो पूरी चार्जशीट बना के दे रहे हैं, चार्जशीट फराहम कर रहे हैं कि पाबंदी लगाने का केस मजबूत हो। तो मैं तो बड़ा इस पे मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, और मैं तो बड़ा दुखी हूँ इस पे कि केपी में बड़ा मैंडेट लिया है तहरीक इंसाफ ने, और उनको वहां पे हुकूमत करने का हक है सूबे में। लेकिन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैया वज़ीर आला करेगा तो फिर मसाइल बहुत बढ़ेंगे। इसकी मजम्मत करनी चाहिए, कैटेगोरिकली मजम्मत करनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ के समझदार लोगों को भी चाहिए कि अपने वज़ीर आला को रोके होंगे कि इस तरह की बातें ना करें। जज्बात बढ़े हुए कुछ लोगों के, लोग जज्बाती हैं, उसमें कैजुअल्टीज हुई हैं, लोग जख्मी हुए हैं, गहरा ऑपरेशन हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं ना। उसमें लोगों को मतलब अब जितने दावे कर रहे हैं वो मतलब तादाद कम ज्यादा होगी, लेकिन बहरहाल उससे मसाइल आए हैं, लोग निशाना बने हैं, लोग जज्बाती भी होते हैं। लेकिन लीडर जो है वो जज्बात में रास्ता निकालता है। गंडापुर साहब रास्ते बंद कर रहे हैं, रास्ते निकाल नहीं रहे। ये मुझे बात आपने बड़ी अच्छी की कि वो रास्ते बंद कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो पार्टी के लिए, बानी पार्टी के पीटीआई के लिए नए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपकी मुझे राय यही लगती है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल ऐसा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज अगर हैं तो वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही कॉम्प्रोमाइज। हाँ, लेकिन देखे ना, तहरीक इंसाफ के लोगों को जागना चाहिए, अपनी पार्टी पर पाबंदी न लगवाए ना। देखिए हम सब लोगों को, मीर साहब, हम सब जो मीडिया के लोग हैं, लिखने वाले हैं, हम सब ये चाहते हैं कि जमहूरी अमल रहे, जमहूरियत मुस्तहकम हो, सियासी अमल रहे, और सियासी जमातों पे पाबंदी हल नहीं है। हमने देख लिया ना, जिन पे पाबंदी लगी उनको भी
दोबारा को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ता है। हमने हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया, जीएम सैयद की पार्टियों को भी, सब लोगों को आखिरकार मेन स्ट्रीम में खुद आपको लेके आना पड़ता है। ठीक तो बात। जो मेन स्ट्रीम पार्टी हो उस पर पाबंदी लगा के तो आप तो एक पूरा सियासी एक बहुत डैमेज करेंगे ना, जो उनका वोटर है वो कहाँ जाएगा। इतना बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, केपी में, कराची में और जगहों पे भी, तो उनको भी, सियासी जमातों को भी चाहिए जरा एहतियात से, समझदारी से काम ले, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इस बारे में तदब्बर से काम ले। और जो हॉक्स ऐसा कह रहे हैं, पार्टी पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, वो भी, उनको भी मेरे ख्याल रोकना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि वक्त ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है, तो इस वक्त इन मसाइल से कोई ना कोई रास्ता निकालें। अभी देखिए एक फैक्टर एक तो होता है कि जब इस तरह सूरत बनती है, तहरीक इंसाफ की बारगेनिंग पोजीशन कमजोर हो गई है। जब कमजोर हो गई है तो हुकूमत को चाहिए उनसे बात करके इनको अकोमोडेट करने की कोशिश करें, ये बेस्ट टाइम होता है। हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि आप उनको कुछ ना कुछ बातों पे, अब जो पहले ज्यादा सख्त शर्तें थी अब शर्तें इनकी नरम हो जाएंगी, उनको अकोमोडेट करें और मेन स्ट्रीम में रखें और सियासी अमल को आगे बढ़ाएं, मुस्तहकम करें। जी मुझे ये सर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने बहुत ही फ्लुएंट अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में सारी बात, सारी तफसील बयान कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने सारी बात बड़ी मुख्तसर तौर पर बयान की है कि उनका रवैया जो है ना वो काबिल तारीफ़ नहीं है, यही कहा जा सकता है। और मेरे ख्याल में खुलासा यही है कि अली अमीन गंडापुर के रवैये से उसकी पार्टी के लोग भी मुतमिन नहीं है और उनके रवैये से बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, बानी पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है। ये अलग बात है कि हम ये कहें कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो खुद वो करते नहीं हैं, ठीक है। मेरा जनाजा पढ़ लेना, ओ भाई मौका ही नहीं देते अब अब आप कहते हैं गवर्नर राज लगा के देखो, हम तो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में रहने देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? अब वजीर आला है, असेंबली में खड़े होकर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये गोया आप वक्त से पहले अपने पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बात दुरुस्त लगती है, बिल्कुल ठीक लगती है। और अली अमीन गंडापुर की पूरे रोल और किरदार के बारे में पार्टी को तज्जिया करना चाहिए। जी मीर साहब, वैसे ये जो बात की जा रही है कि अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी को बैन करने की हम भी करारदाद लेकर आएंगे, तो करारदाद खेला जा रहा है, ये क्या मामला चल रहा है? ये असूली किस तरह के रवैये हैं? नॉन पंजाब सीरियस। असेंबली को इस तरह की करारदाद पास नहीं करना चाहिए थी, लेकिन वो करारदाद उन्होंने पास इस बात पे की होगी कि वो सारा जो चढ़ाई हुई थी वो पंजाब के इलाके में हुई थी, ठीक है। इस्लामाबाद असेंबली में अंदर पेश हुई है, बलूचिस्तान असेंबली में नहीं, मतलब जो वाकया हुआ था वो इस्लामाबाद में उन्होंने पंजाब से गुजर के जाना था, ठीक है, और उसमें पंजाब की पुलिस ने कन्फ्रंट किया था, चुनाचे उन्होंने उस रेफरेंस से करारदाद पास की होगी, उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। जब मसला फेडरेशन का है तो फेडरेशन को भी हल करना चाहिए था। और दूसरी बात है कि वो अगर करारदाद पास करेंगे या दूसरी करेंगे, सिंध वाले भी कर देंगे, बलूचिस्तान वाले भी हो सकता कर दें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाले करें। खैबर पख्तूनख्वा करारदाद की वैल्यू खत्म हो गई नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को करना क्या चाहते हैं, ठीक है। मसला तो वो करारदाद की एक वैल्यू नहीं, करारदाद की तो वैल्यू जो कौमी असेंबली में हुई है उसकी भी वैल्यू नहीं है। वो तो जिस दिन वो कहेंगे ये गवर्नर राज नाफज कर दिया, वैल्यू तो उस चीज की होगी। जरदारी इस पर साइन करेंगे, वज़ीर निक्के बजाएंगे, जरदारी इस पर साइन करेंगे और गवर्नर रूल नाफज हो जाएगा। सेक्रेटरी जो चार्ज संभाल लेंगे, चीफ सेक्रेटरी, वो होगा इंपॉर्टेंट। बाकी तो दिखावे की चीजें होती हैं, लेकिन इस दिखावे की चीजों में हम हद से बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब असेंबली को क्या जरूरत थी करारदाद पास करने की? सही है। इन करारदादों में आपने मुल्क को तबाह कर दिया है, ठीक है। कालाबाग डैम पे क्या किया है? पहले एक असेंबली ने करारदाद पास की, फिर दूसरी ने की, फिर तीसरी ने की, फिर पंजाब ने नहीं की। अब 3 असेंबली में करारदादें हैं जिसका कानूनन कोई नहीं जवाज के उन करारदादों की वजह से हम कालाबाग डैम ना बनाए, लेकिन हम कालाबाग डैम इसलिए नहीं बनाते कि सूबों में लड़ाई हो जाएगी। सही है। तो ये इस किस्म के काम जो है सूबे करने शुरू कर दिए और सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे करने शुरू कर दिए। अब 18वीं तरमीम के बाद हम और भी उस पर जोर दे रहे हैं, तो ये सूबाई खुद मुख्तारी जो है ये हमारे गले पड़ जाएगी। ठीक है, इससे फायदा पहुंचने की बजाय हमें नुकसान पहुंचेगा। फायदा पहुंचने की बजाय हमें नुकसान पहुंचेगा। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि एक जानब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़ी गुस्से में नजर आ रही है, अग्रेसिव नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि दोबारा एहतजाज के लिए आएंगे। तो जो दूसरी जानब है वो हुकूमत की जानब से बड़े तंदो तेज़ जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। कोई टास्क फोर्स भी बना दी गई है। हालात किस साइड पे जा रहे हैं, इसका हल क्या होगा, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानब अगर हुकूमत का रवैया चेक करें तो वो रवैया भी बड़ा अग्रेसिव नज़र आ रहा है और हुकूमत भी इस बार
पूरे मूड में है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया था उसको स्पेयर न किया जाए। इस मामले में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिसने भी इस्लामाबाद के ऊपर लश्कर कशी की है उसकी सज़ा दी जाएगी। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानब से भी बहुत से बयानात आ रहे हैं और जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी जानब से भी बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और जो सज़ा की बातें की जा रही हैं। इसके साथ ही जो वज़ीर दाखिला है उनकी सरबराही में एक टास्क फोर्स भी बना दी गई है जिसका काम ये होगा कि जो एहतजाज किया गया है वो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए, सारा कुछ जो देखना है। ये तमाम मामला हैं। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, अता तारड़ क्या कहते हैं, पहले ये आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मीर साहब की जानब आते हैं, फिर बात करते हैं। जी, इस तरह पीटीआई मैदान छोड़ के भागी, पहली रियल रेजिस्टेंस को जब सामना करना पड़ा, इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की, जो मुतबादल जगह ऑफर की और बानी पीटीआई उन पे एग्री भी कर गई। लेकिन ये खातून जो है क्राउड दे के 15 मीटर पहुंच जाता है। उन्होंने पहली दफा ये मजा चखा, उन्होंने कहा मैं तो डीजे चौक लेके जाऊं। अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा फुटेज, कोई फोन फुटेज, कोई तफसीलात, कोई एविडेंस डेड बॉडीज के वाले से नहीं है। आपने हवाई फायरिंग की, मैं मौके पे मौजूद था, हवाई फायरिंग हुई है और हमारी फोर्सेस के पास, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी प्रोटेस्ट में लाइव एम्यूनेशन के ऑर्डर ही नहीं होते हैं। लाइव एम्यूनेशन किसी भी प्रोटेस्ट में फोर्सेस को नहीं दिया जाता। और मुझे ये बताइए कि आपके पास एविडेंस तो है नहीं, आप झूठी वीडियोस का, पुरानी वीडियोस का, गजा की वीडियोस का, कहानियों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोस का सहारा ले रहे हैं। मेरे साहब सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है, ये फुटेज प्रोवाइड करना हुकूमत का काम होता है या तहरीक साहब का खुद का काम था कि वो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करते हुए कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, फुटेज प्रोवाइड करना तो ना हुकूमत का काम है ना उनका काम, ये तो अदालत में पेश करेंगे ना जी, जो भी होगी। ये किसी का काम नहीं है। सवाल तो जो कुछ हुआ कि वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, उन लोगों का वहाँ पहुँचना भी ठीक नहीं है और अगर वहाँ कार्रवाई भी हुई वो ना होती तो बेहतर था। ना होती तो मैं यही कहता कि वो गैर कानूनी या गलत हुई है। ठीक है, क्योंकि मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ कि अगर कोई गैर जमहूरी इकदाम कर रहा है तो हमें रोकना चाहिए। जब हम इस बात पे चीखते थे कि 9 मई के बाद हमने उनको रोका क्यों नहीं वहाँ आने से, ठीक है, वो दंदनाते क्यों फिरे जिना हाउस में। जब हम ये कहते थे कहाँ गई थी पुलिस, कहाँ गई थी फौज, कहाँ गए थे लोग, ये सब बातें करते रहे। ठीक है, अब आज हम कहें जी ये क्यों बोले जी, क्यों इन्होंने कार्रवाई की, इन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, तो हमारा भी दोगलापन होगा। ठीक है, मैं नहीं कहता उन्हें डायरेक्ट फायर करना चाहिए था अगर उन्होंने किया है, मैं ये नहीं कह रहा किया है, जैसे इल्जाम लगाया जा रहा है अगर उन्होंने किया है तो नहीं करना चाहिए था। हवाई फायरिंग की होगी, ये भाग रही होगी, कौन रोकता है जी? सही है। आप सरों के ऊपर से गोलियां चला दें सब लोग भाग जाएंगे, किया होगा। इन बहरहाल ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हमें इस पर क्या नहीं होना चाहिए था ऐसा। ये टास्क फोर्स बनाई गई है तो आपको नहीं लगता कि पहले भी माजी में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जब कोई टास्क फोर्स तरह बनाई जाती है तो जो अपोजिट पार्टी होती है, अपोजिशन की, उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है। तो ये टास्क फोर्स है, ये मेरिट पे काम करेगी या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है? मेरिट कुछ नहीं जी, मेरिट क्या होता है? जुडिशियल कमीशन बना रहे, मेरिट क्या होगा? ठीक है, बने हुए ना कमीशन, वो क्या नैब का जो सरबराह था, क्या नाम है, जावेद इकबाल, सही है, वो गुमशुदगान के कमीशन का सरबराह बना था और कई चीज़ों पे उसको आगे किया गया था, क्या नताइज निकले उससे? सही है। तो ये असल चीज़ वो कमीशन बना, वैसे भी जुडिशल कमीशन का काम कोई इंक्वायरी करना थोड़ा है। इंक्वायरी कमेटियाँ आजकल हमारी बनती हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं। ठीक है, वो एक अदारे की, दूसरे अदारे की, तीसरे अदारे का, 5 अदारों की होती हैं और कहते हैं कि फलां 2 अदारों का या फलां 3 अदारों का ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस होता है। तो हम सारी चीज़ें इस तरह बनाते हैं, इस तरह तश्कील देते हैं कि कोई ऐसी इंडिपेंडेंट अदारा हमारे यहाँ मौजूद नहीं है जो तहकीक करके बता सके कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी क्या होती है? वो जज बैठ के कोई इंक्वायरी करेगा कि जी गोली दाएं बाएं से आई कि बाएं से आई यहाँ आई, वो तो आपको वकील को वहाँ साबित करना है या प्रोसिक्यूशन को साबित करना है। ठीक है, बहरहाल ये भी करके देख लें। ठीक है, मेरे साथ बात कर लेते हैं टास्क फोर्स के ऊपर कि क्या सूरत हाल होती है, मौसर साबित होती है या नहीं साबित होती। हमारे साथ सेनेटर गोश्त मोहम्मद न्याजी साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर जान लेते हैं क्या सूरत हाल निकली। बात कीजिएगा मेरे साथ। रियाज साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब ने टास्क फोर्स बनाई है, क्या मतलब है इसका बात का, टास्क फोर्स का, और ये सख्त हाथों से निपटा जाएगा? क्यों इतनी देर इंतजार किस चीज का था?
जी देखो ना, पहले एक रवायती जंगें होती थी, आपको पता है कि जी पाकिस्तान इंडिया की जंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। अब उसके बाद हमें जो पिछले कोई 15-20 साल से दहशतगर्दी है, उसके लिए अलग स्टेज दी, उसके लिए अलग ट्रेनिंग। अब जो हालात के साथ अब ये जिस तरह आपको पता धरने और एहतजाज पीटीआई ने शुरू किए हैं या दूसरी जमातें करती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नया साइंटिफिक मेथड, किस तरह उनको एंगेज करना है, किस तरह ये रेड जोन को बचाना है या इस्लामाबाद को बचाना है, उसके लिए लोग ट्रेनिंग दी जाएगी और एक टास्क फोर्स बना गया जिसके इंचार्ज जो है वो इतलात होंगे। तो इसलिए बनाई गई है। उसका मकसद ये है कि जो हमारा जो एक कैपिटल है, इसको रोजाना के धरनों से, और ये हड़मोंग रोजाना होता है, और ये जो क्या कहते हैं सिट और डिस्कस पोजीशन, तो इससे बचाने के लिए ताकि फ्यूचर में इसको टैकल की जा सके। अब हमारी पोजीशन माशाल्लाह ऐसी है कि वो कोई बात तो सुनती नहीं है, रोजाना एक लश्कर कशी के मूड में है, बजाय इसके कि कोई डिलीवर करे। न उन्होंने अपने दौर में कोई डिलीवर किया, ना आप कर रही है। तो वही इनके धरने के जैसे कि हमने खान को बाहर लाना है, खान को बाहर लाना है, तो खान को तो तालता ने बाहर निकालना है, हमने तो नहीं निकालना। और तो उसका एक तरीका भी था, हमने कई दफा पेशकश की है कि आप इसका हल जो है वो आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करेगी। आपके जो रिलीफ मिलेगा वो एक सियासी तरीके से 86 डिलाग के जरिए मिलेगा आपके, और एस्टेब्लिशमेंट का इतना मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है कि शायद आप वो सोच भी नहीं सकते। तो अलबत्ता ये हुकूमत के साथ आप एक सीरियस जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको डाउन लें, और एक मुज़ाकरात का माहौल बने, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, और फिर एक हुकूमत एक ब्रिज का काम करे बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और इनके। और क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको तो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं भुला पाएगी। ये कुछ लोग कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात पे ये इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता, सख्ती दिखाई जाती, या उसका मुकदमे का फैसला कर दिया जाता। साल से ऊपर गुजर चुका है, फैसला नहीं आ रहा। फैसला आ गया होता तो ये लोग यहाँ इस हद तक ना पहुंचते। क्या क्या कहते हैं आप? मजबूरन आना पड़ा अब इस मसले पर। 9 मई के वाक़या था वो तो एक सडन हुआ था ना। अभी ये तो मतलब 15-20 दिन पहले बढ़ के लगा था, मार रहे हैं आ रहे हैं, 3 दिन हुकूमत समझ जाती है, तैयारियां कर लेती है। उस वक्त एकदम सडन से एक रिएक्शन आया, जिसके लिए मेरे ख्याल में ना हमारी इंतजामिया तैयार थी, ना एस्टेब्लिशमेंट तैयार थी। बहरहाल एक वो वाक़या हो गया। उसके बाद फिर वो शायद कुछ जो फौजी तालतों का मसला था, जो कि 26वीं तरमीम में जो हमारे जो मुख्तार चाह रहे थे वो नहीं पास हो सका, वो 27वीं तरमीम की तरफ जा रहे हैं। तो गालिबन उस पे की तरफ जो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं कि ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा हो। लेकिन कुछ लोगों को सजाएं हुई भी हैं उसमें, लेकिन जो मेन कल्प्रेट हैं उनके लिए तो वो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनके खिलाफ बाकी बिल्कुल जिस तरह एक होता है ना कि मतलब आपके मुल्क के दिफाई इदारे पे हमले कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अभी हम वो दिल्ली में सियासी मुशावरत हुई है, तो उसमें हमारी मेन लीग जो पोजीशन लीडर है बड़ी पार्टी है, उसके पीटीआई के बाद वो रहमान साहब हैं, वो भी इस पे राजी नहीं थे। तो वो अभी वो चाहते हैं कि वो इस पास तरमीम पास हो। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, चूंकि हम एक पॉलिटिकल लोग हैं ना, जमहूरी लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि किसी भी जमहूरी पार्टी का, सियासी पार्टी का जमहूरी तरीके से मुकाबला किया जाए, फिर मजा आता है। हम ये नहीं कभी चाहेंगे कि पीटीआई को दीवार से लगाया जाए या किसी को मार दिया जाए या कोई नहीं। हम तो फिर भी आप भी चाहते हैं कि रास्ता निकाले, लेकिन उसके लिए कोई टेम्परेचर डाउन होगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर, तो हमारे साथ दिमाग में बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। और जो सबसे बड़ी रुकावट है वो खान साहब की अना है, और खान साहब मिस्ड इंटरेस्ट है। उनका बयान सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं, वरना अब तक हल कोई नहीं। ये आप कुछ लोगों का ख्याल है कि बुशरा बेगम के आने से सूरत और ख़राब हुई है, और उनकी क़यादत को प्रोजेक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा वोकल हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आगे ले जाना चाह रही थी, एक तरह से बकौल किसी के मरवाना चाह रही थी। आधे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, आधे लोग भाग रहे हैं। ये क्या सूरत पैदा हुई है? अगर आपके एक्शन लेंगे तो क्या इसका रिजल्ट उनके यहाँ उनको ज़्यादा मुतहद करने वाला तो नहीं होगा? ये देखें, पीटीआई में अभी 4-5 प्रेशर ग्रुप हैं और हर कोई उसको लीड करने के चक्कर में है खान साहब के बाद।
अब वो लोग जो है अक्सर मायूस हो चुके हैं कि खान साहब पता नहीं कब बाहर आते हैं, नहीं है। तो बुशरा बीबी ने सोचा कि मैं जो है ना मेरा राइट पॉइंट है, मैं इसको लीड करूं। हालांकि पहले खान साहब ने कहा था कि आपने कोई सियासी बयान नहीं देना, वहां जाके बैठ जाओ, लेकिन पता नहीं आई डोंट नो को किस उनको कोई कहा कि उसने एक वीडियो बयान जारी कर दिया और एक हमारे फिराद इस्लामी मुल्क पे लफाजी तौर पे हमला कर दिया, और फिर वो उन्होंने एक लीडर बनने की कोशिश की, और फिर जब लोगों के मजहबी जज्बात को उभारा। तो ये एक बड़ा उसकी एक कानूनी साजिश थी जो कि मेरे ख्याल नाकाम हो गई है। और फिर उन्हें जो लीडरशिप की जो रिसल्ट की है, मतलब अब सियासी पार्टियां होती हैं उसमें ये तो नहीं कि आप बेशरम और बेगैरत हैं। तो जिस तरह साहबजादा के रजा किया उन्होंने भी रिजाइन दिया है, तो वो यही कहेंगे जी, और सलमान राजा ने यही कहा है कि जी हम तो किसी बंदे के मातादा या तो पार्टी में तो पारों पे रिजाइनमेंट काफी शो किए, तो अब वो मतलब एक उनकी एक्सपेक्टेशन थे, उल्ट मामला हो गया है। तो वो चाहे हम डी चौक में होंगे तो बंदे मरेंगे और ये करेंगे, तो बेचारे सिक्योरिटी वाले ज्यादा मरे, 4 मरे, इनके बंदे 2 मरे, ठीक है ना। तो परेशान है कि आप कभी कोई थाना लगाते हैं, कभी कोई लगाते हैं, और फिर एक बंदा लजीब खोसक कर रहा है कि जी 270 बंदे मरे हैं। और उससे बड़ी बात जो मैं हैरान हूँ, कितना सीनियर सियासतदान हो के वो बुशरा बीबी को अपनी माँ कह रहा है। तो मतलब वो ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ से भी 10 साल बड़ा है। तो ये हर चीज को जज्बात और मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत गलत बात है कि आप सियासत का मजहब में ले तो मजहब लोगों के जज्बात उभारो, ऐसे करो। कोई भी कह रहा है नहीं 20 मरे हैं जी, 238 है, कोई 6 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। तो वो लोग हैं जो मेन लीडर, तो उनकी मेन लीडर जो वोकल है, जो मीडिया पे होते हैं, वो तो इनके रिजाज में आए नहीं, वो तो छुपे रहे और इस तरह की चीजें, और अंदाजे से सारे कुछ बता रहे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह डिफाइन करें अपनी पसपाई को। ठीक, हाँ जी, यही लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सेंटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी वजाहत की, सारी सूरत की। ये नक्शा है जी सबके सामने, यानी कि मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर ये सब कुछ 9 मई को हो जाता जो मैंने कहा, तो उन्होंने इस बात को ज़रा पूरी तरह इशारा किया तो ये थम जाते। सही। वो कहते स्टेट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि सुबह उठे डंडा पकड़े और यानी पुलिस को आप फौज से लड़ा दें। सर 9 मई के मामले के बाद सख्ती नहीं दिखाई गई, लोग 10 महीने नहीं जी जेलों में रहे हैं, उसके बाद एमएनए एमपी टिकट होल्डर्स को कैंपेन नहीं करने देगी। अब 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ हुआ है, मुकदमे चलने चाहिए थे, जिनको जो सजा मिलनी चाहिए थी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अगर बरी होना था बरी हो जाना चाहिए था। ठीक है, उसी का 1.5 साल से लटका हुआ है जी 9 मई। सही है। यास्मीन राशिद अंदर है, पता नहीं मुजरम है कि नहीं है। लाहौर में ये नजीर अपना एजाज चौधरी अंदर है, महमूद रशीद अंदर है जी। ये सारे लोग देखें, ये अच्छा कुछ लोग गायब हैं। अब किसी की लॉयल्टी जो है वो तय नहीं हो पा रही, क्योंकि लोग पार्टियां बदलते हैं, पार्टियां बदल के वापस भी आते हैं। सही है। फवाद चौधरी हैं, पता नहीं चलता, पार्टी दूसरी में बैठते हैं, इधर उधर देखते भी हैं, मुंह छुपाते भी हैं, और फिर वापस चले आते हैं और फिर बयानबाजी भी शुरू कर देते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता। पहले 9 मई के बाद नहीं सख्ती की गई, तो अब जो वज़ीर आज़म ये सख्ती की बात की जा रही है, इस्तेमाल करने के उस कार्रवाई नहीं की, सजाएं नहीं दी गई, मामले को यानी कि देखा जाता, अगर यानी कि जो जिम्मेदार था उनको करार वाकई सजा दी जाती, जो स्टेट के खिलाफ इस हद तक जाएं, ठीक है, रियासत के खिलाफ। आप मुझे अमेरिका में फौज के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करके दिखा दें, पेंटागन के दरवाजे तक पहुंच के दिखा दें। मैं अंदर गया हुआ हूँ, सही है, वहाँ जर्नलिस्टों के लिए दफ्तर भी बने हुए हैं, ठीक है, आज़ादी है उनके यहाँ, इतनी आज़ादी मौजूद है। ये CNN का दफ्तर है, ये फलां का दफ्तर है, हम अंदर भी गए हुए हैं, उसके अंदर जाके ब्रीफिंग ली हुई है। लेकिन आप जाके तो दिखाएं जरा, इस अंदाज के साथ, डंडे और गलेले पकड़ के जाके तो दिखाएं, ठीक है, चाहे आपके गलेलों में बंटे हो ना हो, आप जाके तो दिखाएं। सही है। तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप फौज के खिलाफ बिल्कुल लश्कर कशी पर आमादा हो जाए और कहें कि हमारा जमहूरी हक है, ठीक है, और ये कहेंगे हमारा ये आज़ादाना आज़ादी इज़हार का तरीका है। ये आज़ादी इज़हार नहीं हुआ कर ना, ये जमहूरियत। पहले सजाएं मिली नहीं है, तो अब जो वज़ीर आज़म बयान दे रहे हैं कि 2 टोक जो जिन्होंने लश्कर कशी की है उनको सजाएं देंगे, तो अब किस बुनियाद पर दे रहे हैं? पहले सजाएं दी नहीं गई, तो अब क्या करें? नहीं, अब मेरा ख्याल उन्होंने कह दिया कि भाई बहुत हमने आपसे सबर तहम्मुल से काम लिया। पहले सबर तहम्मुल से काम ले रहे थे, नहीं सबर तहम्मुल, जानबूझ के सजाएं नहीं दी जा रही थी, यानी उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि सियासी तौर पर इस मामले को निपटाया जाए। आप सियासी तौर पर समझते नहीं है, ठीक है, आप कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करनी, सही है, बात ही फौज से करनी है।
ठीक है, भाई फौज से करनी तो फौज तो बंदूक से बात करती है, ठीक है, तो कर लो बात फिर। भाई फौज से बात करनी है ना, तो फौज बंदूक से बात करती है। सही है, फौज की जबान जो है ना वो ये नहीं होती, वो बंदूक ही होती है, तो कर लो बात फिर। ठीक है, तो आपने अपने आप को खुद मुश्किल में डाला है। आप अपने साथियों से, सियासी साथियों से, चाहे मुखालिफ पार्टी में हैं, गुफ्तगू करते, मसले का हल ढूंढते, तलाश करते, वो ना मानते, ना कुछ कर सकते, फिर आप कुछ कर कहते। ठीक है जी। जो अपनी सियासी पार्टियां हैं उनसे ही बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वहीं से मसले का जो हल है वो निकालना चाहिए था। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। एक तरफ जो पाकिस्तान है वो डटा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, और जो दूसरी जानब इंडिया है वो इस बात पर बाजिद है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। क्या हल निकलेगा, क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान इस बात पर बाजिद है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान के अंदर होगी, जो कि पाकिस्तान का कानूनी हक भी है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इस बात पर बाजिद है कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। इस मामले पे जो आईसीसी की मीटिंग्स हैं वो भी चल रही है, दोनों साइड पे बातें भी हो रही हैं, गुफ्तगू भी की जा रही है, लेकिन इसका जो हल है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान हैं इंडिया के, रणधीर जायसवाल, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको बहाना बनाया है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते। वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से आकर बात करते हैं। जी मीर साहब, मैं ना मानूँ कि रट लगाई हुई है इंडिया ने और अब सिक्योरिटी का बहाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि इंडिया का रवैया हमेशा यही रहा क्रिकेट के मामले में सिर्फ, सही है, ख़ास तौर पर। और पाकिस्तान ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, सही है, और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही की है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जो है वो स्टैंड लेना चाहता है। ठीक है, जहाँ वो शो कर रहा है कि वो ये नहीं हो सकता कि हम जाके वहाँ खेलें और वो यहाँ आके ना खेलें। सही है, एक तरह का बराबरी की बुनियाद पर जो फैसला होगा। ठीक है, इसमें आईसीसी तो बहुत कंफ्यूज है। इंडिया खासी ताकत रखता है इश्तिहारों के नुक्ता नज़र ठीक से। है, ठीक है। यहाँ तो ताकत कोई खेल के इश्तिहारों की भी हैं, और उसके साथ जो इंडिया के लोग हैं वो भी आईसीसी में उनकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेटिव हैं, नहीं, मौजूद हैं। जो आईसीसी में ताकत है वो तो उनकी ताकत है कि जो बड़ा चंक है वो इंडिया से आता है। बिल्कुल ऐसे, जो राइट्स हैं इसके ब्रॉडकास्टिंग के वो भी इंडियन ही पट्टी में हैं। और तीसरी बात ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो एशियन टीम्स पर ज़्यादा है, क्योंकि वो उनको पे कर सकता है। ठीक है, श्रीलंका को कह सकता है कि तुम हमारे यहाँ मैच खेलो, तुम्हें इतना फ़ायदा होता था, हम तुम्हें इतना फ़ायदा कर देंगे। बांग्लादेश तो कह सकता है वगैरह। बांग्लादेश में पहले हुकूमत थी जो प्रो इंडिया थी, ठीक है, अब वो ऐसी हुकूमत नहीं है, हो सकता बांग्लादेश का रवैया कुछ बदला बदलाव। हो। वो एक रिस्क वाली बात है। ठीक है, आईसीसी ने जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला करना वो तो यही है कि जहाँ उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो कि कानूनी है वो मान लिया जाए, नहीं माना जाए तो वो क्या फैसला करते हैं। अभी फिलहाल ये सूरत हाल है, और आने वाले दिनों में जो आईसीसी का अगला चेयरमैन है वो भी भारतीय आ रहा है, फिर तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट है बाकी कॉम्प्रोमाइज लेवल पे चले जाएगी। नहीं, वो देखिए वो तो चेयरमैन तो खैर जो भी आ जाए, लेकिन असल बात यह है कि अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उससे थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त करना है या अपनी इज्जत को दाव पर लगाना है। ठीक है, ये सोचना है, इसमें से एक फैसला उसे करना ठीक है, ठीक है। मीर साहब, इसमें मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसका जो हल है वो क्या निकल सकता है। मीर साहब बात कीजिएगा। जी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। ये क्या क्रिकेट के मामले में क्या हो रहा है आजकल? क्या क्या फैसला होने वाला दिखाई देता है आपको, या क्या नुक्ता नजर है हमारा? मीर साहब, अब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना वो उगल सकता है ना निगल सकता है। एक अजीब सूरत हाल है, और ये तमाम तर सूरत हाल भारत की पैदा करता है कि जिसकी वजह से सारे ममालिक जो है वो भी परेशान है, आईसीसी बहुत ज्यादा परेशान है। कल जय शाह आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लेंगे, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और सबको पता है कि उनका क्या सियासी बैकग्राउंड है। उनके वालिद अमित शाह जो है
वो नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है और वो इस वक्त भारत के वजीर दाखिला है। तो अब सूरत हाल ये बन रही है मीर साहब कि आईसीसी ने आज भी जैसे होना था बातचीत नहीं हो सकी, तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वक्त दिया है कि वो गौर करे और एक दो ऑप्शन उसने दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है, अब पाकिस्तान किस तरीके से बातचीत करता है। सुनने में ये आ रहा है कि बार्गेनिंग की जाएगी, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर न खेलने के मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा, और क्या अगर वो दस्तबरदार होता है तो क्या आईसीसी उसके बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देगा? क्योंकि मेजबान तो हम है मीर साहब, 2021 में हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अभी देखिए बैकडोर रास्ते तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकल पा रहा। नहीं तो क्या तवक्को की जा सकती है कि हम हाइब्रिड की इजाज़त दे दें, तो फिर क्या हम इंडिया जाएं कि ना जाएं? जब हमारी बारी आए तो हम क्या करेंगे? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया भाई साहब। उसमें एक चीज ये भी सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है कि वो लिखकर उन्हें रिटर्न में दे कि अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में कराता है, भारत यहाँ नहीं आता, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आइंदा जो इवेंट भारत में होगा उसे हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी, भारत में जाकर नहीं खेलेगी। लेकिन आपको पता है आईसीसी जो है उस पर असर और रसूख किसका है, वो किसी सूरत लिख कर तो नहीं देंगे इनको। वो हमेशा हमें लॉलीपॉप देते रहे। 2023 के वर्ल्ड कप में, गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा कि आप आ जाएं और हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे क्या नतीजा लेता है? हमें $65 मिलियन मिलने मीर साहब इस टूर्नामेंट की मेजबानी के, और अब अगर हम बार्गेनिंग पोजीशन में आते हैं तो 30-35 मिलियन और लेते हैं और फिर आईसीसी से अप्रूव करा लेते हैं बोर्ड मेंबर से कि हाइब्रिड मॉडल पर आइंदा जो भी टूर्नामेंट होगा भारत के पाकिस्तान जाकर खेलेगा, तो फिर हमारी जीत होगी। फिर हमारी जीत होगी जी। तो आपका ख्याल है कि अभी 2-4 दिन लगेंगे मसले को हल होते हुए, नेगोशिएशन होते हुए, गौर करते हुए वक्त लगेगा? अभी मेरे साहब यही कहा जा रहा है कि चूंकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब दुबई में हैं और खास तरह ये कहते हैं, उसकी तस्दीक की हुई कि उन्होंने जय शाह से भी मुलाकात की है, तो कहा यह जा रहा है कि बैकडोर पसे पर्दा रहकर कोई बातचीत की जाए, और अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग की जरूरत पेश आएगी तो उस सूरत में फिर अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग वाले वोटिंग के लिए जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। इसलिए आईसीसी ये चाह रहा है कि आपस में बैठ के एमिकेबली इस मसले को हल किया जाए। नहीं हल होगा तो आखिरी हल फिर आईसीसी के पास है, जो एक ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, जो सर्कस का शेर बन चुका है और भारत के इशारे पे नाचता है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, बात आपने वक्त निकाला और हमारे सुनने वालों को मुस्तफीद किया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये सारी कहानी है जी कि पाकिस्तान यही कह सकता है कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर कहीं होते हैं, तो फिर आइंदा ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं जाएगा। अब मैंने अभी नजम सेठी को कहीं सुना था, शायद उनके प्रोग्राम में या कहीं सुना था, उन्होंने कहा था कि मैंने यही स्कीम उनके सामने पेश की थी। उन्होंने कहा फिर मैं चला गया, ज़का अशरफ आ गए। अब ज़का अशरफ आए तो क्यों आए, और आकर यानी कि उसी वक्त टीम हमारी डाउनफॉल शुरू हुआ, कैप्टन भी बदला उन्होंने और खिलाड़ियों के यानी कि हमारे ग्रुप बंदी भी नज़र आनी शुरू हुई, वो तो अलग बात है। लेकिन ये हुआ कि उन्होंने ये किया कि कहते मैंने तो कर दिया था कि अगर हम खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत, हमारे यहाँ मैच होगा, इंडिया नहीं हमारे यहाँ आएगा, तो फिर हम भी नहीं करेंगे, इंडिया के साथ जो हमारे मैच होंगे बाहर होंगे। ठीक है, कहने इस बात पर तकरीबन एग्रीमेंट था, लेकिन मैं जब गया तो इन्होंने मान लिया कि जी हम आएंगे। ठीक है, और ये हाइब्रिड मॉडल पर हम बिल्कुल लेट गए। अब मुझे नहीं पता इसमें ट्रूथ क्या है, लेकिन ये है कि आपकी कमज़ोरी सबसे बड़ी ये है कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टेबल नहीं रहा। एक बदला, 2 बदला, 3 बदला, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ड्रामा लगा रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। जो सियासी जमात आती है हुकूमत में वो अपना बंदा ले आती है। अब आप बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब भले आदमी हैं, लेकिन क्या क्रिकेट की नौ-हव को समझ सकेंगे, इसके कानूनी उतार चढ़ाव को अंदाज़ा लगा सकेंगे?
और उसका कोई रास्ता निकाल सकेंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, बात की जा रही है जो यहाँ पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनकी जानब से, जो इंडिया के सहाफ़ी उनकी जानब से ये बात की जा रही है कि जब मोदी चाय पीने लाहौर आए थे तब भी यही सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, तभी सारे मामला थे, तब आ सकते हैं, तो अब ये सिक्योरिटी का बहाना क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? क्या सियासत की जा रही है? ये सिक्योरिटी का मामला कुछ नहीं है, ये तो इंडिया की सियासत है। ठीक है। और देखिए उसमें वो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट को जरिए ख़ास तौर पे वो डिस्क्रेडिट करे और कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मतलब ये सियासत की जा रही है और सियासत के दौरान जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसको भी डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और ये तमाम जो मामला हैं ये सियासत की नज़र ही चल रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि जो आर्ट होता है या जो स्पोर्ट्स होती हैं इनका कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। ये जो तमाम लोग होते हैं ये आपस में एक मिलकर खेलते हैं और मिलकर ही साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये खेल है इसको भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या मामला होता है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाता है और अगर जाता है तो अपने कौन से मुतालबात हैं वो सामने रखता है। आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।